क्या यात्रा ऑनलाइन बनेगा ट्रैवल इंडस्ट्री का अगला दिग्गज? कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू। यात्रा ऑनलाइन एलटीडी। यात्रा ऑनलाइन एलटीडी भारत की प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। कंपनी B2C इंडिविजुअल कस्टमर और B2B कॉरपोरेट क्लाइंट्स दोनों को सेवाएं देती है। इसकी सेवाओं में फ्लाइट, होटल, हॉलिडे पैकेज, बस, ट्रेन आदि शामिल हैं। यह भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर में से एक है, जिसके 1300 से ज्यादा कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं। इसके नेटवर्क में लगभग 80,000 घरेलू होटल और होमस्टे जुड़े हुए हैं। वित्तीय प्रदर्शन। सेल्स ग्रोथ मार्च 2021 में 125 रुपए करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 791 रुपए करोड़ हो गई। प्रॉफिट पहले घाटा था, लेकिन मार्च 2025 में कंपनी ने 37 रुपए करोड़ का मुनाफा कमाया। ईपीएस मार्च 2025 में ईपीएस 2 रुपए 33 पैसे तक बढ़ा। डिविडेंड। पिछले 5 सालों में कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। कॉरपोरेट स्ट्रक्चर। 12 अगस्त 2024 को स्कीम ऑफ अमैलगमेशन को मंजूरी मिली। इसके तहत यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड और इसकी 5 सब्सिडियरी कंपनियों का मर्जर होगा। इसका उद्देश्य मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को सरल बनाना और बेहतर सिनर्जी बनाना है। कंपनी ने NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में आवश्यक आवेदन भी जमा कर दिए हैं। B2B और B2C डायनामिक्स। कंपनी का बिजनेस अब ज्यादातर B2B कॉरपोरेट ट्रैवल पर आधारित है। अभी 66-67% ग्रोस बुकिंग B2B से आती है। FY27 तक यह 70% तक पहुंचने का अनुमान है। B2B की ग्रोथ रेट कम है, लेकिन यह ज्यादा प्रॉफिटेबल और स्केलेबल है। मैनेजमेंट का अनुमान है कि कॉरपोरेट बुकिंग्स में 20% ग्रोथ होगी, जिससे EBITDA 35-40% तक बढ़ सकता है। B2C सेगमेंट में बुकिंग्स थोड़ी घटीं क्रॉस बॉर्डर तनाव और एयर क्रैश जैसी घटनाओं के कारण, लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि यह सेगमेंट रिकवर करेगा। B2C बुकिंग्स का ग्रोस मार्जिन ज्यादा होता है, लेकिन नेट रिटेंशन कम होता है क्योंकि इसमें भारी डिस्काउंट और मार्केटिंग खर्च होता है। नए कॉरपोरेट क्लाइंट्स को पूरी तरह ऑन बोर्ड होने और उनकी बिलिंग्स रेवेन्यू में दिखने में 6 महीने से ज्यादा समय लगता है। वित्तीय प्रदर्शन और आउटलुक। मार्जिन एक्सपेंशन। कंपनी का फोकस मार्जिन बढ़ाने पर है। रणनीति B2B और होटल पैकेज बुकिंग्स पर जोर देना, जिनमें ज्यादा मार्जिन है। B2C में डिस्काउंट कम करना और पार्टनर फंडेड ऑफर्स बढ़ाना। एयर टिकटिंग। पैसेंजर वॉल्यूम 9% घटा, लेकिन ग्रोस बुकिंग 4% बढ़कर 14,103 रुपए मिलियन हुई। ग्रोस मार्जिन 54% बढ़कर 647 रुपए मिलियन हुआ। मार्जिन 3.10% से बढ़कर 4.60% हो गया। यह सुधार कॉरपोरेट ट्रैवल की हिस्सेदारी बढ़ने से आया, क्योंकि उसका औसत टिकट साइज बड़ा होता है। गाइडेंस FY26। ग्रोस बुकिंग्स में 15% ग्रोथ का लक्ष्य। मीडियम टर्म में 20% प्लस ग्रोथ का लक्ष्य। ग्रोस मार्जिन ग्रोथ 20%। एडजस्टेड EBITDA ग्रोथ 30%। प्रॉफिटेबिलिटी लक्ष्य। EBITDA ग्रोस मार्जिन रेशियो 21% से बढ़ाकर 12-18 महीने में 25%। 3 साल से कम समय में करीब 30% कस्टमर एक्विजिशन और रिस्क। नए क्लाइंट्स का ऑनबोर्डिंग। Q1 में कंपनी ने 34 नए कॉरपोरेट क्लाइंट्स को जोड़ा। इनसे सालाना 200 रुपए करोड़ तक की बिलिंग संभावित है। पिछले 2 साल में नए क्लाइंट्स से कुल संभावित बिलिंग 1,300 रुपए करोड़ तक पहुंच गई है। इन क्लाइंट्स का पूरा इंप्लीमेंटेशन साइकिल 180-190 दिन का होता है। क्लाइंट्स की स्टिकीनेस। यात्रा अपने प्लेटफॉर्म को क्लाइंट्स के ERP और HRMS जैसे सिस्टम्स के साथ गहराई से इंटीग्रेट करती है। इससे क्लाइंट्स का स्विच करना मुश्किल और महंगा हो जाता है। वर्किंग कैपिटल। कॉरपोरेट बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। कंपनी इसे आंतरिक फंड्स, इंटरनल अक्रूअल्स और कॉरपोरेट कार्ड्स जैसी पहलों से मैनेज कर रही है। सीजनैलिटी।
Q2 और Q4 कॉरपोरेट ट्रैवल और माइस मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस के लिए सबसे मजबूत क्वार्टर होते हैं। Q3 आमतौर पर कमजोर रहता है क्योंकि छुट्टियों का सीजन होता है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि क्वार्टरली नंबर्स वॉलेटाइल रहेंगे, लेकिन सालाना परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहेगी। फायदे प्रोस। मजबूत ग्रोथ। पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ 29.7% केगर। मार्केट अपॉर्चुनिटी। भारत में कॉरपोरेट ट्रैवल मार्केट बहुत बड़ा है और ऑनलाइन पेनिट्रेशन बढ़ने का मौका है। यात्रा इस अवसर को अच्छे से कैपिटलाइज कर सकती है। नुकसान कॉन्स। हाई वैल्यूएशन। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 3.17 गुना पर ट्रेड हो रहा है। लो रो। कंपनी का 3 साल का एवरेज रो सिर्फ 2.90% है। ऑपरेशनल चिंता। वर्किंग कैपिटल डेज 87.9 से बढ़कर 167 हो गए हैं और डेप्टर्स डेज 251 दिन पर काफी ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 64.46% लगातार स्थिर। पब्लिक होल्डिंग। सितंबर 2024 में 9.66%, जून 2025 में बढ़कर 13.63%। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह न समझें। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।